हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। मृत्युंजय का कमरा। महक ट्रेनिंग में जाने के लिए रेडी हो रही थी और मृत्युंजय सोफे पर बैठे बड़े सीरियस मोड में किसी को एरोगेंटली बात कर रहा था। महक चुपचाप उसकी बातों को सुनते हुए रेडी होकर उसके लिए कपड़े निकाल देते और एकांश को भी फ्रेश करने लगती है। जब मृत्युंजय आखिरी में उस आदमी को धमकाते हुए, सिर्फ 1 महीना मुझे वो जगह खाली चाहिए, वरना जितने पैसे तुम्हें दिए हैं सूद समेत वापस लूँगा, वरना तुम्हें जान से मार दूँगा। इतना कहकर उसने मीटिंग डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने माथे पर हाथ उल्टा कर रखते हुए सोफे से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। जब महक धीरे से बोली, वैसे धमकी काफ़ी अच्छी थी। महक की आवाज़ सुन मृत्युंजय चेहरे से हाथ हटाते हुए महक की तरफ देख कर बोला, तुम गई नहीं? जिसके जवाब में महक एकांश का डायपर बदलते हुए बोली, पिछले 1 घंटे से आप किसी को बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो और आखिरी मुझे धमकी भी दिया। सब कुछ सुन रही हूँ मैं। तो मृत्युंजय ने पूछा, जिस पर महक एकांश को रेडी कर उसे अपनी गोद में उठाते हुए मृत्युंजय से बोली, माय डियर बिजनेस टाइकून हस्बैंड, मैं आपकी बिजनेस के बीच में कभी नहीं बोलती और मैं बोलूँगी भी नहीं, बट इंसानियत और ईमानदारी आपकी खुशनुमा ज़िंदगी के और निखार देती है। महक के बाद तो मृत्युंजय कुछ भी सोचने के बाद बोला, मतलब अगर मैं दूसरे को भला करूं तो तुम रोमांटिक हो जाओगे? जिसे सुनकर महक अपना सिर निराशा से नहीं में हिलाते हुए बोली, आपको इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है, हवस भरे हुए प्राणी। महक की बात पर मृत्युंजय अपनी एक उंगली ऊपर कर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैं हवस से नहीं भरा हूँ, बल्कि तुम हवस से भरी हो। मृत्युंजय की बात से महक अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये बिल्कुल सही है। सारा खाना सफाचट आप करो और बिल मेरे नाम का फाड़ो। जिसे सुनकर मृत्युंजय ने अपना बाथरूम उतारते हुए अपनी पीठ की तरफ इशारा किया, जहाँ पर महक के नाखूनों के निशान थे, जो उसके गोरे चमकते पीठ पर साफ नजर आ रहा था। जिसे देखकर महक के गाल लाल हो गए और अपने ख्यालों को झटकते, मुझे जाने के लिए देरी हो रही है, आप नाश्ता कर लेना, मैं वहाँ कैंटीन में कुछ खा लूँगी। महक की बात सुन मृत्युंजय सोफे से उठकर बिस्तर के पास आकर अपना शर्ट उठाकर पहनते हुए बोला, महक जो एकांश को बिस्तर पर सुला उसके लिए डायपर्स और बाकी सब सामान रख रही थी, मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर बोली, बोलिए। मैं सुन रही हूँ। जिसे सुनकर मृत्युंजय बोला, एक सवाल पूछता हूँ, क्या दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। महक के सपाट से जवाब दिया। जिसे सुन मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, फिर ठीक है। ये सुनकर महक कन्फ्यूजन में मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, ऐसा क्यों कह रहे हो? आपकी प्रॉपर्टी पर किसने कब्जा कर लिया? जिसके जवाब में मृत्युंजय अपना पैंट पहनकर महक की तरफ देखते हुए बोली, अंधेरे में मैं ज़मीन खरीदी हूँ गवर्नमेंट से, जहाँ पर गरीब बस्ती वाले ने अपना घर बना रखा है। मैंने 3 महीने पहले ही उन्हें कह दिया था कि वो जगह खाली कर दे और 2 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। मृत्युंजय की बात पर महक चुप हो गई। जिसे देख मृत्युंजय आगे बोला, मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम बाद में किसी की बात में आकर मुझ पर अपना ओपिनियन मत ठोको। और आप उस ज़मीन पर क्या बनाने वाले हो? महक के सवाल किया, जिसके जवाब में मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक अच्छी क्वालिटी का प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर मिडिल क्लास बच्चे भी पढ़ पाएंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी उन्हें, जिसकी बहुत ज़रूरत है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं आपका बिजनेस के बीच में नहीं बोलूँगी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ्यूचर में भला करने के चक्कर में आप दूसरों की नज़र में बुरे बनकर कभी को ख़राब मत कीजिएगा। महक के पास सुन मृत्युंजय महक के गाल पर हाथ रख उसके माथे पर चूमते हुए बोला, मेरी बीवी बहुत भोली है। मृत्युंजय की बात सुन महक उसे खुद से दूर करते हुए बोली, बस मैं और मेरे इसी भोलेपन का हर बार फायदा उठाते हो आप। फिर रुक कर उसे देखते हुए बोली, आज शिव के स्कूल का पहला दिन है, आप उसे छोड़ने जा रहे हो? महक की बात सुन मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है मैडम, अब तुम भी जाओ अपने एकेडमी। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय के गाल पर किस कर एकांश को लेकर कमरे से बाहर चली गई और मृत्युंजय अपने गाल पर छूते हुए हल्का मुस्कुरा कर बोला,
चलो, संगति का असर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इतना कहते हुए मृत्युंजय फिर से रेडी होने लगा। इधर अमृत कोई फाइल ढूंढ रहा था जब उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का डॉक्यूमेंट होल्डर नीचे गिर गया, जिसे उठाते हुए अमृत खुद से बोला, ये किसका है? ये कहते हुए अमृत ने उस डॉक्यूमेंट होल्डर को खोला तो उसके अंदर सबसे पहले वैशाली की तस्वीर थी, जिसे देख अमृत खुद से बोला, अच्छा ये वैशाली का डॉक्यूमेंट्स है, ज़रा मैं भी तो देखूं मैडम ने पढ़ाई अच्छे से की है कि नहीं। इतना सोचते हुए अमृत उसे लेकर बिस्तर पर बैठ गया और सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर पढ़ने लगा। वैशाली के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, यहाँ तक कि 12th में और टॉप 10 में आई थी। जब अमृत के हाथ से एक सर्टिफिकेट गिरा, उसने देखा तो उसमें वैशाली को वकालत लाइसेंस प्राप्त हुआ था, जिसे देखकर अमृत की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी जल्दी उसमें और फाइल्स ढूंढने लगा। जब वैशाली अंदर आते हुए बोली, हमारे सामान को काहे छू रहे हो? वैशाली की आवाज़ सुन अमृत सर घुमाकर उसके तरफ देखते हुए उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बोला, तुम्हारे पास वकालत का लाइसेंस है मिस तुम वकील हो? जिसे सुनकर वैशाली उसके पास आकर फाइल उसके हाथ से लेकर बंद करते हुए बोली, 3 साल पहले की बात है। जिसे देखकर अमृत वैशाली के हाथ को पकड़ते हुए बोले, लेकिन तुमने कहा था कि तुम सिर्फ एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तुमने नहीं बताया था कि तुमने वकालत की है, वो भी दिल्ली के लॉ कॉलेज से। अमृत की बात सुन वैशाली उसे अपना हाथ छुड़ा सारे डॉक्यूमेंट्स को पकड़कर अलमारी में रखते हुए बोली, हम पढ़ाई में होशियार थे ना, इसलिए हमारा दिमाग खराब हो गया था और हमने लॉ की पढ़ाई कर ली, लेकिन तुम तो हमसे भी ज़्यादा होशियार हो, इसलिए देखो कितने बड़े वकील हो। जिसे सुनकर अमृत आलती पालती मारकर बिस्तर पर बैठते हुए बोला, तुमने कोई केस लड़ा है? जिसके जवाब में वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, एक केस लड़े थे अपनी ज़िंदगी में, जिसे हम जीत कर भी हार गए। काहे कि कभी कभी सिर्फ जीतना ज़रूरी नहीं होता, जीत के पीछे कितने लोगों का आंसू और दर्द है। वैशाली की बात पर अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हारी बात में पॉइंट है, लेकिन कभी कभी जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ाती है। जिस पर वैशाली अपने ख्यालों को झटकते हुए बोली, हर शख्स का अपना अलग अलग सोच है, हम किसी के सोच को नहीं बदल सकते। हम तुमको नाश्ते के लिए बुलाने आए थे, चलो ठंडा हो जाएगा, वो हमको गर्म करने के लिए कहोगे तो हम तुमको उस ओवन में घुसेड़ देंगे। वैशाली की धमकी को सुन अमृत के पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उसे गोल घुमाकर बोला, अब लगता है कि टक्कर की बीवी मिली है, वरना पहले लगा था सिर्फ गुंडी मिली है। अमृत की बात सुन वैशाली सिर घुमा उसे देखने लगी। जब अमृत उसके होठों पर हल्का सा चूम कर बोला, चलो नाश्ते के लिए चलते हैं। इतना कहकर अमृत मुस्कुराते हुए वैशाली को लेकर बाहर चला गया। वैशाली कन्फ्यूजन में उसे देखती रह गई। वहीं माही नाश्ते की टेबल में सैंडविच से टमाटर निकाल कर सिर्फ टोस्ट को खा रही थी, जिसे देखते हुए चित्रांग उसे टॉप कर बोला, टमाटो अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और चेहरे पर चमक आती है। चित्रांग की बात सुन अदिति अपना सैंडविच माही को दिखाते हुए बोली, देखो मैं खा रही हूँ पूरा। अदिति की बात सुन माही अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, तुम्हारी बॉडी ही ऐसी है, तुम कितना भी खा लो फैट नहीं होता, और मैं ज़रा सा ज़्यादा खा लूँ तो मोटी हो जाती है, इसलिए डाइट कर मेंटेन करके रखना पड़ता है। माही की बात सुन अदिति खुद को देखने लगी तो जो दुबली पतली थी, जिसे देखते हुए शोभित बोला, तुम पहले से थोड़ी मोटी हो गई हो, लेकिन तुम्हारे मसल्स मजबूत हैं, तुम मॉडल भी तो हो ना, तो तुम्हारे लिए फैट अच्छा नहीं है। शोभित की बात पर अदिति अपना सिर हिला फिर से खाने लगी, जिसे देख शोभित धीरे से माही से बोला, तो जितना खा रही है उतना ठीक है, वरना वो जानवर बन जाती है, उसे आगे से पतली मत कहना। शोभित की बात सुन माही अपना सर हिला देती है तो चित्रांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, फिर ऑफिस जाते वक्त मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। जिसे सुनकर माही अपना सर नहीं में हिलाते हुए, भाई भाभी को लेकर मुझे पिक करने आ रहे हैं, क्योंकि भाभी को मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है, तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, तुम ऑफिस निकल जाना। जिसे सुनकर चित्रांग कंफ्यूज होते हुए बोला, मेडिकल चेकअप? माही चित्रांग के कन्फ्यूजन भरे चेहरे को देखकर धीरे से बोली, भाभी प्रेग्नेंट है,
ये सुनकर चित्रांग ने अपना सर हिला दिया और सभी अपने अपने काम के लिए वहाँ से निकल गए। इधर हैदराबाद राजन हवेली सभी लोग चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। अथर्व वहाँ से गायब था। वहीं विश्वनाथ जी बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, जिसे देखकर अधिराज जी बोले, अरे चुप चुप क्यों बैठे हो, नाश्ता करो। जिसे सुनकर विश्वनाथ जी अपना सर नहीं में हिलाकर बोले, मुझे भूख नहीं है। क्यों, मेरे बेटे की सारी खुशियाँ खाकर तुम्हारा पेट भर गया है, जो अब तुम्हें खाना खाने के लिए पेट में जगह नहीं मिल रही है? सुमित्रा ने गुस्से में कहा। सुमित्रा की बात पर पल्लवी जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सुमित्रा शांत हो जाओ। जो कुछ भी हो देखा देवर जी ने किया माफ़ करने लायक तो नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पल्लवी जी की बात सुनकर सुमित्रा गुस्से में विश्वनाथ जी की तरफ इशारा करते हुए बोली, जिस इंसान को अपने खुद के बेटे का दर्द नजर नहीं आया, वो एक अनजान लड़की का दर्द कहाँ से समझेगा? स्वार्थी, घमंडी। सुमित्रा की कड़वी बातों को सुनते हुए विश्वनाथ जी गुस्से में उसकी तरफ देख कर बोले, तो तुम क्या चाहती थी? तुम्हारे बेटे के ऐश को हम इस घर पर पाले? विश्वनाथ जी की बात पर सुमित्रा उसे घूरते हुए बोली, तुमने एक बार अथर्व से बात की? क्या तुमने उससे पूछा कि उसे वो बच्चा चाहिए कि नहीं? अरे उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो बाप बन चुका है। वो तुम थे जिसने अपनी घटिया सोच की वजह से एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई मासूम नहीं है। वो मासूम होती तो जब अबॉर्शन करवाने के लिए कहा चुपचाप करवा लेती, उस बच्चे को जन्म नहीं देती, और दिया भी तो अब सामने क्यों आ रही है? पाले उसे। विश्वनाथ जी ने घिन्न भरी आवाज में कहा, जिसे सुनते हुए दादी कौशल्या बोली, तुम कितनी घटिया सोच रखते हो विश्व। मेरी सोच कोई घटिया नहीं है माँ। कोई भी राह चलती लड़की अपना पेट पकड़ कर आएगी और बोलेगी कि ये इस खानदान का खून है, तो क्या आप किसी को भी इस घर का बहू बना लोगी? हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है, स्टेटस है। विश्वनाथ जी गुस्से में कहा, जिसे सुनते हुए वहाँ बैठी गीतांजलि कुर्सी से खड़ी होकर विश्वनाथ जी से बोली, डैड, जब मैं 18 साल की थी मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो मैं एक बड़े खानदान की बेटी हूँ ना, तो मुझसे ये घटिया हरकत कैसे हो गई? गीतांजलि की कन्फेशन को सुन वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था धैर्य और गीतांजलि के रिलेशन के बारे में, लेकिन गीतांजलि के पहले प्रेगनेंसी के बारे में उन्हें नहीं पता था। गीतांजलि उन लोगों को हैरान देखकर अधिराज जी की तरफ देखते हुए बोली, बड़े पापा, मैंने अपने लिए एक गलत आदमी चुना, जिसका रिग्रेट मुझे अभी भी। और जहाँ तक बात है अक्षिता की, वो अथर्व भाई के बारे में कुछ नहीं जानती। उसे बस वही पता है जो पापा ने बताया, तो उनका रिश्ता सुधर सकता है। गीतांजलि की बात सुन अधिराज जी चुपचाप चम्मच नीचे रख टिश्यू पेपर से अपना होठ साफ करते बोले, और तुम्हारे और धैर्य के रिश्ते का क्या? गीतांजलि अधिराज जी की बात सुन अपना सर नहीं में हिलाकर, मैं थूक कर चाटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने जिसे छोड़ दिया। मैंने दोबारा मौका भी दिया था, लेकिन वो खरा नहीं उतर पाया। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। पल्लवी जी गीतांजलि की बात सुन कुछ कहने लगी, जिसके हाथ पर हाथ रख अधिराज जी गीतांजलि से बोले, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। बहुत आगे जाना। अधिराज जी की बात पर गीतांजलि उन्हें गले से लगाते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो बड़े पापा, लेकिन अथर्व भाई कहाँ है? इधर नैनीताल उत्तराखंड। हैदराबाद में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, जो राहत पहुँचे। ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो, बिन तेरी यादों के एक पल जीना है मुश्किल। कैसे कह दूँ तुझको कितना चाहे मेरा दिल। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ स्लीपर पहने अथर्व वॉल के सामने खड़ा हो बाहर नैनीताल के वादियों को देखते हुए गा रहा था, जब एक अधेड़ उम्र का आदमी अक्षत को अपनी गोद में लाते हुए बोला, अथर्व बाबा, बच्चा रो रहा है। उनकी बात सुन अथर्व सर घुमाकर अक्षत की तरफ देखते हुए, जो कि सिर्फ शॉर्ट्स में था, उसके गाल पर उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर अथर्व के मोटे आपस में कस गए। लेकिन अथर्व अपने ख्याल को झटकते हुए उनके पास अक्षत को अपनी गोद में लेते हुए बोला, डर लग रहा है? अक्षत अथर्व को देखकर उसके सीने से लगाते हुए बोला, हम कहाँ हैं अंकल? अक्षत के सवाल पर अथर्व उसके पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, हम नैनीताल में हैं। और मम्मा कहाँ हैं? अक्षत ने धीरे से पूछा, जिसके जवाब में अथर्व कुछ पल चुप रहकर बोला, वो ऊपर बेडरूम में है, सो रही है। अथर्व की बात सुन अक्षत
सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो बैड अंकल फिर से तो नहीं आएंगे ना? जिसे सुनकर अथर्व अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं आपका डैड हूँ ना, मैं आपको और आपकी मम्मा को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। अथर्व की बात पर अक्षत उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोला, तो क्या जब अक्षु का एडमिशन स्कूल में होगा तो डैड उसे छोड़ने जाएंगे? जिसके जवाब में अथर्व अपना सिर हिलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स, आप जाना चाहोगे? मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगा। अथर्व की बात सुन अक्षत खुशी से एक्साइटेड होते हुए बोला, मैं ना स्विट्जरलैंड जाऊँगा। अक्षत के एक्साइटमेंट को देखकर अथर्व आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों, स्विट्जरलैंड में ऐसा क्या है? जिस पर अक्षत उसे बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला, बिल्कुल ऐसा ही सीन है वहाँ पर, और इससे भी ज़्यादा सुंदर है। मैंने फोटो में देखा, ग्रीन और वाइट कलर के बादल होते हैं वहाँ। अक्षत के एक्सप्लेन को सुन अथर्व अपना सिर हिला दिया। जब अक्षत के पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आई, जिसे सुनकर अक्षत अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला, भूख लगी है। अक्षत की बात सुन अथर्व अपना सिर हिला वहाँ पर खड़े अंकल से बोला, अंकल, जीनी आंटी से पूछिए नाश्ता बन गया हो तो टेबल पर लगा दे। ये सुनकर अक्षत अथर्व की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन मैंने हाथ मुंह नहीं धोया और मम्मा कहती है कि गंदगी में नहीं खाना चाहिए, बैक्टीरिया होते हैं। अक्षत की बात पर सुन अथर्व उसे अपने रूम में ले आया और वॉशरूम में खड़ा करते हुए बोला, तुम सीधा नहा लो। जिसे सुन अक्षत ने अपना सिर हिला दिया। जब अथर्व का फ़ोन बजने लगा, उसने अपना फ़ोन निकाला। उसमें बड़े पापा शो हो रहा था, जिसे देखा अथर्व कॉल अटेंड कर कान में लगाते हुए बोला, हम यहाँ सेफली पहुँच चुके हैं बड़े पापा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।